ने कहा है कि फॉरगेट अबाउट बीजेपी, फॉरगेट अबाउट कांग्रेस। जिस देश में 60% लोग 100 रुपया डेली नहीं कमाते, वहां विपक्ष नहीं होगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अब वो विपक्ष ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहा है, एक फॉर्म में नहीं आ पा रहा है, चैनलाइज नहीं कर पा रहा है, वो अलग बात है। इस देश में विपक्ष न हो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आज़ादी से के बाद किसी भी दल, किसी भी नेता को आज तक 50% वोट आया ही नहीं है कंट्री के लेवल पे। तो ऑन एनी गिवन डे इन एनी इलेक्शन जो लोग वोट देने गए उसमें 50% से ज़्यादा लोग, आधे से ज़्यादा लोग तो हमेशा सरकार के इनकम्बेंट के खिलाफ ही रहे हैं। इस बार ये हुआ है कि जो ये पूरा माहौल है, जिसको सर्वप्रिया भी अलूड कर रही थी इसको लेकर, इस माहौल का नतीजा ये हुआ कि हमने कितने ऐसे लोगों से बात की जो मेंटली हार चुके थे। मतलब उन्होंने कहा कि कोई फ़ायदा नहीं है, आने वाले तो मोदी ही हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसको सुधारने के लिए ख़ास तौर पे इलेक्शन के दौरान या फिर इलेक्शन के पहले या बाद में किस तरह से ये पोलस्टर्स या फिर जो एनालिसिस है उसको किया जाना चाहिए, ताकि आप जो एक ब्रूट मेजॉरिटी का फ़ायदा हुआ है वो ना हो और लोग मेंटली इस तरह से डिफीट ना हो देखिए, पाए। इसको आप दोनों तरीके से आर्ग्यू कर सकते हैं। द फैक्ट कि बीजेपी आ ही रही है, टू माई माइंड हैज हर्टेड बीजेपी मोर देन द हैज हेल्प्ड देम, क्योंकि उनके जो वर्कर हैं दे हैव बिकम कॉम्प्लेसेंट कि भाई हम तो अगर अपने एमपी को हरा रहे हैं कोई फर्क नहीं, बीजेपी को तो 400 आ ही रहे हैं, मेरा एमपी इसने काम नहीं किया, इसको हराओ। मतलब जहां पर भी वोट पोल परसेंटेज ज़्यादा है वहां पर तो कांग्रेस जीत कर आई है, जहां लो वोटिंग परसेंटेज वहां भाजपा जीत कर आई है। तो मुझे लगता है कि इट्स टू एज सोर्ड। ऐसा नहीं है कि अगर आपने माहौल बना दिया कि हम 400 जीत रहे हैं तो आप, एक जो पक्ष है कि भाई कई लोग जो उनके अपोज में थे वो शायद गए नहीं वोट देने, उन्होंने गिव अप कर दिया। लेकिन सच्चाई एक पक्ष उसका ये भी है कि चूंकि आपने माहौल बना दिया कि हम जीत ही रहे हैं तो आपके लोगों ने काम भी नहीं किया, वो कॉम्प्लेसेंट हो गए। तो गए हैं वो, मतलब हैं? जीत तो वही गए हैं, 5 साल उन्हीं की सरकार हो गई। वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि भाई सरकार तो उन्हीं की है। मैं ये कह रहा हूँ कि परिणामों पर जो इसका मुझे लग रहा है वो इट विल, मतलब कुछ उसका नेट कोई बहुत प्लस या माइनस नहीं होगा। अगर कुछ लोग गिव अप कर दिए होंगे तो कुछ बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग होंगे जो कि कॉम्प्लेसेंट हो गए, नहीं गए, या अपनी पार्टी के खिलाफ ही काम कर दिया कि हमें तो मालूम है भाजपा मोदी जी आ ही रहे हैं, अगर ये अगर हार तो मुझे उसका कोई बहुत नेट पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिखता है। चुनाव से पहले आपने दो बातें कही। एक तो ये कही कि 25 में आपकी जो पार्टी है जनसुराज, वो आप, मेरी पार्टी अभी है नहीं, जो अभी बनने वाली है, उसमें आप पूर्ण बहुमत से आएंगे। और दूसरी आपने कही थी नीतीश कुमार के बारे में, इस लोकसभा चुनाव के बारे में, कि वो बहुत ही ख़राब प्रदर्शन करेंगे और वो शायद पूरी तरह से वो पार्टी टूट जाए या ख़त्म हो जाए। चुनाव नतीजे आने के बाद आपका क्या असेसमेंट है? दूसरा एक सवाल आपके जनसुराज के बारे में ये कहा जाता है कि आपका मुख्य उद्देश्य जो है वो मुसलमानों को आरजेडी कांग्रेस गठबंधन से दूर करना है। आपने या आपकी टीम के कुछ लोगों ने सीवान में जो इंडिपेंडेंट हिना शहाब चुनाव लड़ रही थी, उनका भी आपकी टीम के कुछ लोग समर्थन कर रहे थे। आप कटिहार से तारिक अनवर साहब के टिकट कटने की जब बात हुई थी तो शायद आप उनसे टच में थे। और तीसरे ये कि आप बहुत सारे अपने कार्यकर्ताओं को कैश में पैसे देते हैं, वो 35,000 से लेकर 70,000 से लेकर 1 लाख तक है। वो पैसे कहाँ से आते हैं, अगर ये इल्ज़ाम आप पर सही है तो? पहले तो मैं आपको शुरू करता हूं, जो आपने नीतीश कुमार जी के बारे में पूछा। मैं पिछले 1-1.5-2 सालों से ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी के राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है। मैं उस बात पर कायम हूं। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी को कोई बहुत बड़ा मैंडेट, बहुत बड़ा सपोर्ट, उनके ऑरा में इजाफा हो गया, और जैसा अभी मीडिया यहाँ बता रही है, आपका देखने का नज़रिया हो सकता है कि भाई नीतीश कुमार जी को 16 सीट वो लड़े हैं और वर्स्ट स्ट्राइक रेट में 12 सीट वो जीत कर आए। ये जदयू का अपना वर्स्ट स्ट्राइक रेट है। जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, पिछली बार जदयू 17 सीट लड़ी थी, 16 जीते थे। उससे पहले के चुनाव में जब एनडीए के साथ वो लड़े थे तो 25 सीट जीत कर आए थे। तो 25 से जदयू घट के आज 12 पर है। नीतीश कुमार का अपना ऑरा, अभी रिजल्ट आ गया है, चूंकि उन 12 सीटों का महत्व है तो उनकी एक महत्ता हो गई है और मीडिया उसको लिख रहा है। अब मीडिया वाले खुद अपना ही लेख भूल गए हैं कि सबसे ज़्यादा जिस नेता की शिकायत, जिनकी हंसी उड़ाई गई है, जिनको राइट ऑफ कर दिया गया था, आप अपने लेख भूल गए, क्योंकि आपको याद नहीं है कि भाई पटना के रोड शो में जब नीतीश कुमार कमल का फोटो लेके या सिंबल लेके खड़े थे तो मुझे लगता है कि देश में सबसे ज़्यादा कमेंट्री कि देखो इन्होंने अपना क्या हाल बना लिया है।
आज वही पत्रकार, वही विश्लेषक ये बता रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार से तो ज़्यादा कोई पॉपुलर लीडर नहीं है। मुझे जो बिहार की राजनीति की समझ है थोड़ी बहुत जो भी है, नीतीश कुमार की राजनीति का ये अंतिम दौर है। ये सिर्फ नीतीश कुमार का ही नहीं है, वहाँ एक जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है। लालू, नीतीश, रामविलास पासवान जी जो वहाँ लंबे समय तक राजनीति की धुरी रहे हैं, उनका अब एक तरह से उनका अस्त हो रहा है, नई लीडरशिप वहाँ पैदा होगी। आपने कहा कि जनसुराज मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। अभी तक मुझे आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा है। मुसलमानों को, लोग तो ये कह रहे हैं कि मुसलमान को आप उतना नहीं पूछ रहे हैं जितना आपको पूछना चाहिए। आपने एक दो तीन और बातें एनेक्डोटल्स बताई कि तारिक अनवर को आप संपर्क में थे, तो तारिक अनवर के अगर हम संपर्क में मान लीजिए थे भी, एक बार तारिक साहब आए थे हमसे मिलने पटना में और एक बार यहाँ भी दिल्ली में भी मिले, तो उससे आरजेडी को क्या नुकसान है? उससे आरजेडी को तो कोई नुकसान होगा नहीं। तो आप तो अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आपने कहा हिना साहब को लेकर, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ और जामिया के पढ़े लिखे बहुत सारे बिहार के बच्चे जो हम लोग के साथ भी जुड़े हुए हैं, उनमें से कुछ लोगों ने ये ज़रूर कहा कि हम लोग जाकर सिवान में उनकी मदद करना चाहते हैं। तो स्वतंत्र रूप से उन्होंने उसके लिए काम किया है। जनसुराज की कोई भूमिका लोकसभा चुनाव में बिहार में न थी, न कोई कह सकता है कि हमने जाकर, हम तो बिहार में रहे ही नहीं उस दौरान। आपने एक और बड़ी गंभीर आरोप लगाया या उसका जिक्र किया है कि आप पैसा कैश में देते हैं। अगर आपको कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कोई प्रोफेशनल ऐसा मिले जो कि कैमरे पर आकर कहे कि प्रशांत किशोर उसको पैसा कैश में देते हैं, आपने कहा लाख रुपए, 50,000, 35,000, तो मेरा आपसे अनुरोध भी होगा बीबीसी से कि आप ऐसे लड़कों को ले आए सामने और बताएं कि भाई जनसुराज से उसको पैसा कैश में मिलता है। और उसके पीछे जो मोटिव है वो भी मैं समझ रहा हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि आप भाजपा से पैसा पाते हैं इसलिए आप कैश में पैसा इनको दे सकते हैं। ये तो मैंने नहीं कहा। आपने नहीं कहा, जो उसके पीछे अनसेड बात है वो मैं समझ रहा हूँ। Prashant ji, you are following Telugu politics very closely, and you are a frequent visitors to Hyderabad and Vijayawada. He is from Telangana. विजयवाड़ा तो मैं बहुत कम गया हूँ, लेकिन हैदराबाद yes I do go very often. Yeah. What would happen to BRS? Do you see any conspiracy or agenda or deliberate motive or something like that behind the migration of BRS vote to BJP this time? Or it has happened in the way that Bengal happened previous time when CPM vote transferred to BJP? देखिए, मैं यही बात अभी कह रहा था, आई कैन आंसर इन हिंदी ना? हाँ प्लीज। कि मतलब आप पत्रकार होने के नाते आपका ये ड्यूटी भी है कि हर चीज़ को कॉन्स्पिरेसी के एंगल से देखिए। अब बीआरएस पार्टी बेचारे वो मर गए पॉलिटिकली, बहुत बड़ा झटका उनको लगा, मर गया ये तो ठीक बात नहीं है, मतलब उनको एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका लगा है, लेकिन लोग उसमें भी कॉन्स्पिरेसी देख रहे हैं कि इन लोगों ने बीजेपी की मदद कर दी। सच्चाई ये है कि जो बीआरएस का वहाँ पर कोर वोटर रहा है, प्राइमरली द बीसीज, दे हैव फाउंड एन ऑल्टरनेटिव इन बीजेपी। द कोर वोट जो कांग्रेस का है, रेड्डीज, मुस्लिम्स एंड दलित्स, दे हैव गॉन बैक टू कांग्रेस। तो वो बैटल लाइन्स जो पहले थी उसी लाइन पर वोट पड़ा है। जो बीसी वोट बैंक था, जो पहले टीडीपी में होता था, तेलंगाना जब यूनाइटेड आंध्र था तो वो बेसिकली दे यूज्ड टू बी विद टीडीपी, वो टीडीपी से मूव हुआ बीआरएस में। जब बीआरएस कमज़ोर पड़ा तो नाउ दे आर फाइंडिंग कि भाई वो बीजेपी के साथ शायद आगे बढ़ सकते हैं, इसीलिए आपको ड्रामेटिक इंक्रीज बीसी वोट में आपको दिखेगा। भाजपा का जो वोट शेयर बढ़ा है, दैट वोट शेयर इज प्राइमरली कमिंग फ्रॉम बीसीज। Munnuru Kapu, basically. Sorry? Munnuru Kapu. That is the BC caste dominated caste in Telangana. There are many. I wouldn't say one particular caste, but yes. But I wouldn't write off BRS completely. Those who are in hurry to write off, I wouldn't write off because KCR की अपनी पर्सनल जो गुडविल है वो खत्म नहीं हुई है। By assembly elections, they will re-emerge to some I can't extent. say that. I'm not making that prediction. और अभी जो लोकसभा में हुआ तो मुझे तो प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए। मतलब नहीं, आपकी बहुत सारी सही भी तो नहीं, हुई है। अरे लोग सही को याद नहीं रखते हम भाई। लोग याद रख रहे हैं, अब आप हमेशा। देखिए ये कह रहे हैं कि मैं बीजेपी, अभी जितने लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं वो बता रहे हैं मैं बीजेपी का एजेंट हूँ, बीजेपी की ओर से बैटिंग कर रहा हूँ, उनका माहौल बना रहा हूँ। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे बंगाल में जब मैं ममता बनर्जी की मदद कर रहा था तो एक एक आदमी जो आज मुझे गाली दे रहा है, ये लोग थे कि प्रशांत जी आपने बचा लिया। आज मैं जाकर फिर खड़ा हो जाऊं, बीजेपी के अगेंस्ट में कोई फॉर्मेशन की मदद करने लगूं, लोग फिर मेरे में ही सबसे बड़ा ज्ञानी देखने लगेंगे। जी। मैं अपना कुछ कर रहा हूं
तो उसमें वो मोटिव देख रहे हैं कि भाई अगर आप बीजेपी के अगेंस्ट में हैं तो आप इंडिया गठबंधन की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरा नहीं है बिलीफ उसमें, बस बात खत्म हो गई, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते तो हैं। आपका एनडीए में है बिलीव? मेरा नहीं है, मेरा एनडीए में और इंडिया में नहीं बिलीफ है। मैंने वो काम छोड़ दिया और मैं अपना काम कर रहा हूँ, जनसुराज बना रहा हूँ। आपको अच्छा लगे ठीक है, नहीं अच्छा। अब मेरी जो अपनी 10 साल की पहचान है वो खत्म नहीं हो रही है, तो जी। लोग बुलाकर यहाँ दिल्ली में पूछ रहे हैं अच्छा इंडिया का क्या होगा, आंध्रा का क्या होगा, मोदी का चलिए, क्या होगा, अभी और मैं मजबूरी में बोल रहे हैं। मजबूरी कह लीजिए या मतलब आई शुड बी मोर केयरफुल, आई शुड नॉट स्पीक अबाउट इट। लेकिन जब हम इसके बारे में नहीं बोल रहे थे तो लोग कह रहे भैया आप तो बिहार में गांव में घूम रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत आके मीडिया में जरूर बोलना चाहिए, ये बोलिए वो बोलिए। जब आप बोल रहे हैं तो आप कह रहे हैं ये तो माहौल बना रहे हैं इनका। नहीं नहीं नहीं, अच्छा एक सवाल नहीं, इसमें कोई, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जी आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स विथ इट। नहीं, इसलिए भी ना प्रशांत जी, क्योंकि आपने लगातार जो काम किया है उसकी सारी प्रेडिक्शन जिनके साथ आप खड़े रहे कि जब जब आपने काम किया है उसका रिजल्ट सिवाय 2017 के जब दोनों अब 2017 में ठीक कहा, 2017 में यूपी के 2 लड़के पहली बार फार्मूला मैंने बनाया। हाँ, लोगों ने इतने जूते मारे, जिसको भी गाली देने के, तो भैया सब रिकॉर्ड तो ठीक है लेकिन यूपी के लड़कों से के आप ही ने बनाया था, आप हारे। आज पूरा देश जो है मुझे ज्ञान दे रहा है कि यूपी के 2 लड़कों ने मोदी को हरा दिया। भाई सक्सेस हैज गॉट ऑल फादर्स। यही यूपी के 2 लड़कों, अभी 10 साल में मेरी जब भी शिकायत हुई है, जब भी ट्रोलिंग हुई है, वो यूपी के 2 लड़के कैंपेन पर हुई है कि भाई यूपी में 2 लड़कों को आप लाए, दोनों का बंटाधार करा दिया। अब लोग बता रहे यही दोनों भविष्य हैं। जी एक चुनाव का रिजल्ट बदलेगा फिर सारी एनालिसिस बदल जाएगी। राजेश जी, अब जब रिजल्ट आ गया है, ऑपोजिशन ने इनमें से किन किन की फैक्टर्स पे, किन किन की एलिमेंट्स पे ठीक से काउंटर किया है, कहाँ कहाँ कमी रह गई, अब रिजल्ट के एंगल से आपका क्या एनालिसिस है ऑपोजिशन का? मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष ने कुछ ऐसा किया है जिसको कि बहुत बड़ा क्रेडिट दिया जाए। आप पहली बात कि आप मोदी को हरा दिए, मोदी को आप हराए नहीं, यू हैव कंटेन्ड हिम, यू हैड एन अपॉर्चुनिटी टू डिफीट हिम, यू आर पैटिंग योर बैक कि भैया हमने उनको कंटेन कर दिया। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने उन चीज़ों पर काम किया होता तो आप मोदी को 160 पे ले आते, 180 पे ले आते, आप सरकार में होते। सरकार में तो आज मोदी जी ही हैं, उनको आपने कंटेन कर लिया है। मुझे लग रहा है कि जो कंटेन उन्होंने जो हुआ है, जो उनकी वो दे हैव लॉस्ट मोर ऑन देयर साइड देन आई वुड गिव क्रेडिट टू ऑपोजिशन पर से। राजनीति की धुरी जैसे पहले 40-50 साल कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती थी, वो बीजेपी के इर्द गिर्द घूमेगी, क्योंकि एक बार जब आप देश के स्तर पर 30% या उससे ज़्यादा वोट ले आते हैं तो आप बहुत बड़े डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स बन जाते हैं। जैसे अभी बीजेपी को झटका लगा है, लेकिन राजनीति तो बीजेपी के इर्द गिर्द ही घूम रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष ने और खासकर कांग्रेस ने ऐसा कुछ किया है जिससे कि मैं मान लूँ कि अब कांग्रेस का रिवाइवल होने वाला है। आई एम नॉट इन दैट कैंप एंड आई एम हैप्पी टू बी प्रूवन रॉन्ग अगेन। थोड़ा ये अनफेयर नहीं हो रहा है? क्यों हम पूछ रहे हैं इसलिए कि आपने राजस्थान का खुद ही जिक्र किया, तो वो कैसे स्टैंड आउट कर रहा है? राजस्थान में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, तो ये अगर भूल गए लेकिन बोलना। नहीं, मैं वो कांग्रेस की मैं टोटलिटी में बात कर रहा हूँ। राजस्थान यूनिट बीजेपी ने मैंडेट मिलने के बाद जिस तरह से, जिसको कहता है ना बनी बनाई खिचड़ी को मैस करना, वो बीजेपी ने की। एंड कांग्रेस मस्ट गिव क्रेडिट टू द राजस्थान यूनिट ऑफ कांग्रेस फॉर बीइंग एबल टू पुल ऑफ। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट शुड हैव बीन द टॉक्ड अबाउट रिजल्ट इज फ्रॉम राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत रही है। वहाँ 2 बार से वो 100% वोट लेकर आ रहे हैं। यूपी में कभी 100% सीट भाजपा नहीं जीती है, लेकिन राजस्थान में जीतते रहे हैं। और वहाँ पर 50% सीट लूज करना, एंड दैट टू इन द बैकड्रॉप ऑफ द असेंबली रिजल्ट्स, मुझे लग रहा है कि वी शुड गिव क्रेडिट टू कांग्रेस राजस्थान यूनिट। लेकिन कांग्रेस एज एन आइडिया, एज एन ऑर्गेनाइजेशन एट द कंट्री लेवल, आई डू नॉट सी ए ग्रेट डील ऑफ क्लैमर फॉर देम। आई डू नॉट बाई। ये जो इनविंसिबिलिटी ऑफ मोदी जिसकी आप बात करें, जो कि जिसको डेंट पड़ा है, आपके ही मित्र योगेंद्र जी कल आए थे, उन्होंने कहा कि चुनाव को आप सिर्फ आंकड़ों से मत देखिए, ये सरकार ज़रूर बना रहे हैं लेकिन उनके पास इकबाल नहीं है ना। ये मोदी की हार है, ये प्रधानमंत्री मोदी की निजी हार है। उन्हें इस नैतिक जिम्मेदारी लेकर के उन्हें एक्चुअली छोड़ देना चाहिए पद। तो इन बयानों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने ये पहले भी कहा है, बरखा के इंटरव्यू में ही कहा है कि मैं मोदी की पर्सनालिटी को ऐसा नहीं देखता हूँ कि वो नैतिकता के आधार पर 5 सीट कम आएगा तो छोड़ देंगे। मैंने उस समय कहा अगर उनको 210 भी आएगा तो सरकार बनाएंगे। आप बीजेपी को पिछले 10 साल में देख लीजिए, जहाँ उनको मैंडेट नहीं मिलता वहाँ भी जोड़ तोड़ के सरकार बनाते हैं, और आप यहाँ उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि 10 सीट कम आए तो वो सरकार छोड़ दे। ये तो आई थिंक इट्स नॉट
रीडिंग इट राइट, इकबाल नहीं है ये तो मैं नहीं कहूँगा, उनके इमेज को बहुत बड़ा धक्का लगा है, दे विल बी ऑन द बैक फुट, लेकिन 23.5 करोड़ लोगों ने इस बार भी इस सो कॉल्ड घटे हुए इकबाल में भी वोट दिया है। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि इकबाल नहीं है, ज़रूर उनको अपने स्टैंडर्ड से धक्का लगा है और उसका रिफ्लेक्शन उनके कार्यशैली में दिखेगा। मेरा ऐसा मानना है कि वी हैव टू वेट एंड वॉच हाउ ही प्लेज नेक्स्ट 6 months rather than just writing him off or writing him in. प्रशांत जी, यूपी के चुनाव की थोड़ी बात करें। ये जो सीट्स ऐसी हुई हैं उसमें ये कहा जाता है कि आरएसएस बहुत ज़मीनी स्तर पे बिल्कुल निष्क्रिय रहा, या जो अब हम जो संतुष्टि आश्वस्त होने की बात कर रहे हैं वो हुआ, और भाजपा का भी कार्यकर्ता काम नहीं किया वो आश्वस्त होने के कारण। तो ये सब चीज़ें भी एनालिसिस में बाहर आ रही हैं कि ये लोगों ने कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं किया। आप कैसे देखते हैं इसको? मैं एक अपने प्रीवियस इंटरव्यू का हवाला दे देता हूं आपको, और उसमें ये कहा था, मेरी जो पहली गलती थी कि भाई भाजपा को 300 सीट आ रही है, लेकिन उसके बाद मैंने कहा था कि दो उनकी जो बड़ी चुनौती होगी कि हाउ दे विल हैंडल यूपी पोस्ट दिस विक्ट्री। तो यूपी को लेकर उनकी परेशानी, राजनीतिक परेशानी, वो जीतते या हारते वो बनी हुई है। अगर वो जीतते तो भी वो परेशानी थी, रिजल्ट थोड़ा कम होकर आया है तो भी वो परेशानी बनी रहेगी। हाउ डू दे हैंडल यूपी, इट्स लीडरशिप and all what you are saying. I don't want to necessarily say everything in detail because I'm not here to comment about how BJP should work and would work. लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि वहाँ की जो लीडरशिप है, वहाँ का जो राजनीतिक टेक्सचर है, as far as BJP is concerned, that will remain the talking point or the challenge which BJP's leadership or those who are in that position to decide will have to navigate. Yeah, I have a small question. You are saying that it's not enough to credit Congress, but there are two data points. Their ability to transfer the vote share to seats this time has increased. Another data point, their striking rate when they are facing BJP directly, that is also increased to 29% from one data point I have read in the newspapers. I don't know exact number. But how do you see these two data points? Are you seeing any increment, just increment, or any change, qualitative or quantitative change? In a country where 20% minority is literally your free vote bank, you don't have to do anything to get that 20% if you are Congress. Your vote share is 23% today, and you have been able to increase it by 2 percentage points. By what measure you are seeing it is a great effort on the part of Congress? भाई 18% तो इस देश में मुसलमान हैं, और दूसरे माइनॉरिटी ग्रुप्स को जोड़ दें तो 20% हो जाएंगे। कांग्रेस को टोटल वोट मिला है 23%, पिछली बार से 2% ज़्यादा मिला है। आपने कहा स्ट्राइक रेट की बात, वो बिल्कुल ठीक बात है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि बीजेपी तब हारेगी जबकि 5 पार्टियाँ, कांग्रेस, सपा, आरजेडी, टीएमसी और एनसीपी, इन 5 पार्टियों का 14 में और 19 में सिंगल डिजिट में स्ट्राइक रेट रहा है विजेवी बीजेपी। इफ बीजेपी वेयर टू बी डिफीटेड, इन 5 में कम से कम 3 या 4 पार्टी को 30% के आसपास इनका स्ट्राइक रेट होना चाहिए। शरद पवार की स्ट्राइक रेट रही है 30 से ऊपर, अखिलेश जी की रही है 30 से ऊपर, और कांग्रेस हैज ऑल्सो रीच्ड देयर ऑलमोस्ट 28-29%, एंड दैट इज वाई यू सी बीजेपी कमिंग डाउन फ्रॉम 300 to 240। लेकिन आरजेडी का स्ट्राइक रेट अभी भी 10 से भी कम है। देयर पीपल आर टॉकिंग सो मच अबाउट तेजस्वी एंड बिहार, द फैक्ट इज ही हैज वन 4 सीट्स, 17% का स्ट्राइक रेट है ओवरऑल। आई एम नॉट सेइंग अगेंस्ट बीजेपी, 17% का स्ट्राइक रेट है। अगर आरजेडी ने अच्छा प्रदर्शन किया होता बिहार में तो शायद इनको सरकार बनाने में तकलीफ आ जाती। अगर जो अखिलेश जी ने कल कहा कि हमें जितनी उम्मीद थी उतनी सीट आती तो तकलीफ, क्योंकि 15 सीट ऐसी है जो बसपा की वजह से ऑलमोस्ट बीजेपी जीत के आई है, बहुत छोटे मार्जिन से यूपी में। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यू आर विद इन योर राइट टू सेलिब्रेट दैट यू हैव बीन एबल टू कंटेन बीजेपी। आई एम सेइंग कि देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी दैट यू कुड हैव डिफीटेड देम, you could have defeated them, but if you are happy that they have been contained, my dear friend, they have been contained in 2014-15 also. They were contained when they were defeated in Bengal also. They were contained when they were put literally on the mat in Gujarat also, but they clawed back. इस परिणाम में there is an opportunity left
where they can claw back. When actually the situation was where if you would have put the right effort, probably in 2 years, last 2 years, you would have almost defeated them.